दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया के मंच पर आज हम बात करेंगे जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वजह से राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक सक्रियता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही हैं और खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस के मध्य है। 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीच में सीधा मुकाबला है। वहीं मिजोरम की बात करें तो वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनसे कांग्रेस का मुकाबला सीधा है और इसी प्रकार तेलंगाना के अंदर भी जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो इस समय सत्ता में है, केसीआर की पार्टी बीआरएस, उससे कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला है। और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जो स्थिति है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। राज्यों के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला और जिस तरह से इन पार्टियों के अंदर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जैसे बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर विभिन्न स्तर पर एक असंतोष दिखाई देता है। और उसमें तुलनात्मक रूप से बात करें तो बीजेपी में कहीं ज़्यादा दिखाई देता है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी के बावजूद, उनकी दखलंदाजी के बावजूद भी असंतोष बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सवाल बड़ा मौजू बना हुआ है इस समय और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब भी बना हुआ है। हालाँकि कांग्रेस में भी असंतोष है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कांग्रेस में असंतोष के सबब कम दिखाई देते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव जी और कमलनाथ जी के मध्य जिस तरह तल्ख टिप्पणियाँ सामने आई हैं, उसने भी एकदम से राजनीतिक चर्चा को गर्म कर दिया है। हालाँकि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है और अखिलेश यादव के बीच में कहीं न कहीं बातचीत हुई है और ये मामला ठंडा पड़ता दिखाई देता है। और गठबंधन की ताकत को बढ़ाने के लिए दोनों ही पार्टियाँ इस समय एकजुट फिर से दोबारा दिखाई देने लगी हैं। हालाँकि इफ एंड बट बहुत सारे हैं, हर चीज़ के अंदर होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं और राजनीतिक वर्तमान की जो राजनीति है, किस दिशा में आगे बढ़ती दिखाई देती है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारी चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। मतलब सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, जो जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप सभी उन्हें विभिन्न मंचों पर उनके राजनीतिक विश्लेषण को देखते हैं और सुनते हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। सुनील शुक्ला जी देश की राजनीति जो ये वाला हफ्ता गया है, उसमें विभिन्न तरह के राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। साथ ही महुआ मोइत्रा का एक मुद्दा सामने आता है और निशिकांत दुबे भाजपा के सांसद हैं, वो इन पे आरोप लगाते हैं। तो इसके जो राजनीतिक मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं, इसको आप किस तरह से परिभाषित करें? किस तरह से देखते हैं कि महुआ मोइत्रा का जो स्टैंड रहा है अडानी समूह के खिलाफ जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाती रही हैं और ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे ने जो उन पर आरोप लगाए हैं, उससे उनके द्वारा उठाए गए सवाल, वह कहीं न कहीं नेपथ्य में जाते दिखाई देते हैं। तो जो चर्चा और विवाद ने जिस तरह जन्म लिया, इसके पीछे क्या कहानी है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। महुआ मोइत्रा का जो मामला है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको घेरने की कोशिश की है, मेरा मानना यह है कि महुआ मोइत्रा को अप्रभावी बनाने की कोशिश है ये। उनके विश्वसनीयता को खत्म करने का प्रयास है और उनको विवादास्पद बनाने की तरफ एक एक कदम है ये। सवाल है कि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगा है कि पैसा लेकर के प्रश्न पूछने का। ये जाँच का विषय है। आरोप ये गंभीर है, लेकिन इस आरोप के साथ जो बातें कही जा रही हैं, वो उनके साथ कोई इस तरह के तथ्य नहीं दिए गए हैं। जिस किसी उद्योगपति का नाम बताया गया, उस उद्योगपति ने पहले उन इस पूरे घटनाक्रम से अपने आप को इन शामिल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम व्यापार करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। ये बयान आया था उनका। बाद में उनकी तरफ से एक सादे कागज़ पर उनकी तरफ से एक जारी एक शपथ पत्र उसको कहा गया, लेकिन वो शपथ पत्र कैसे है, जिस रूप में वो रखा गया है, प्रसारित तो प्रसारित किया जा रहा है, वह तो शपथ पत्र का स्वरूप वो नहीं होता। किसके सामने वो शपथ ली गई, नो नोटराइज्ड है, न किसी के ऑफिशियल पैड पर है वो। तो और जो जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, जिन-जिन लोगों का नाम लिया गया है, वो सभी लोग इनकार कर दिए। उसमें सुचेता दलाल का नाम लिया गया, सुचेता दलाल ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं रहा है महुआ मोइत्रा से, हमने कोई हमसे कभी उन्होंने सहयोग नहीं माँगा। जिन सर्राफ दंपति का नाम लिया गया, उन्होंने भी मना कर दिया। उस सर्राफ दंपति के एक बड़े भाई हैं, वो गौतम अडानी के समधी हैं। उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि अगर गौतम अडानी के खिलाफ तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते और हमने महुआ मोइत्रा से हमारा कोई संबंध नहीं रहा। जिस श्रीमती सर्राफ का नाम लिया गया, श्रीमती सर्राफ इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएल भगवती साहब की पुत्री हैं वो और वकील हैं, सम्मानित अधिवक्ता हैं।
उन्होंने भी इनकार किया कि हमारा कोई इस तरह की चीज़ इस गतिविधियों में शामिल हम नहीं रहे हैं। तो यह केवल देखिए, अगर आप कोई आरोप लगाते हैं और उस आरोप के तह में जाना चाहते हैं, उसमें दोषियों को, अगर कोई दोषी है उसको दंडित कराना चाहते हैं, तो आप जाँच पे बल देते हैं, किसकी आप जाँच कराइए और जाँचकर्ताओं को आप सबूत देते हैं। अगर आरोप लगा कर के केवल उसका प्रचार-प्रसार करते हैं आप, तो इससे इसका संकेत केवल ये है कि आप संबंधित व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में महुआ मोइत्रा एक प्रभावी सांसद है। आप पार्टी विशेष से हट करके आप बात कीजिए, तो एक प्रभावी सांसद हैं। संसद में प्रभावी तरीके से, तर्कसंगत तरीके से, तथ्यपरक होकर के अपनी बातों को कहती हैं। देश का कोई भी सामयिक मुद्दा रहा हो, उस पे वो आगे बढ़-चढ़ के बात करती हैं, बोलती हैं, उनकी पार्टी भी उनको मौका देती है। और वो एक तर्कसंगत सांसद के रूप में उनकी पहचान बनी है पूरे देश में। जो बातें उनसे कही गई, उनके बारे में कही गई कि उन्होंने 61 सवाल पूछे, 61 में से 51 सवाल अडानी साहब से जुड़े हुए थे। इसको भी खारिज कर दिया गया। विभिन्न समाचार पत्रों ने इसको कहा कि ये गलत बात कही जा रही है, ये तथ्यपरक नहीं है। 61 सवालों में से केवल 11 सवाल अडानी से जुड़े हुए हैं, उसमें केवल 2 सवाल जो हैं, जो सीधे अडानी से जुड़े हुए हैं। ये सभी तथ्य सामने आ गए। तो ये जाँच कर, और दूसरी चीज़, अगर आप ये बात कहते हैं कि उन्होंने अपना लॉगिन और आईडी किसी दूसरे को दिया प्रयोग करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकली तमाम सांसद और लोग हैं जिनके ऑफिशियल आईडी और पासवर्ड का उपयोग उनके सहयोगी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वही लोग करते हों। और ये कैसे कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उसी व्यक्ति ने किया? तो बात ये, मुझे जो लगता है कि जब तक इस मामले की जाँच गंभीर रूप से नहीं हो जाती, तथ्य सामने नहीं आ जाते, मेरा ये मानना है कि यह केवल महुआ मोइत्रा को अविश्वासी, उनके प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश है। इस बात की कोशिश है कि महुआ मोइत्रा जो बातें कह रही हैं, उसके ऊपर लोग ध्यान न दें। वो उन पर ध्यान दें कि महुआ मोइत्रा के बारे में क्या कहा जा रहा है। और यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप अपने विरोधी को तर्कसंगत तरीके से, तथ्यपरक तरीके से, प्रभावी तरीके से अपनी बात कहिए और उसकी बात को खारिज करने की कोशिश कीजिए। ये तो ठीक है। लेकिन केवल बात के लिए बात कही जाए और उसमें कोई और उसका प्रोपगंडा किया जाए, ये बहुत उचित नहीं है। अगर महुआ मोइत्रा ने पैसा लेकर के सवाल पूछे हैं, ये जाँच होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोप लगाने वालों को केवल इस बात पे बल देना चाहिए कि पहले इस तथ्य की जाँच कीजिए। और इस तथ्य की जाँच के बगैर उसको उसको उसका प्रोपगंडा करना और व्यापक पैमाने पर उसको प्रचारित करना, ये उचित नहीं है। ये तो माना ही जाएगा कि आपका इंटेंशन जो है, वह तथ्यों को सामने लाना नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष को के बारे में तमाम तरह की बातें करना, उसको अविश्वासी बनाना है, उसको बदनाम करने की कोशिश करना है। उसके विश्वास के प्रति लोगों के उनके व्यक्तित्व के प्रति लोगों के मन में विश्वास पैदा करने का प्रयास है। जाँच हो, जाँच से कैसे कोई इनकार कर सकता है? होनी भी चाहिए। और अगर ये तथ्यपरक है तो ये गंभीर बात है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ये तथ्यपरक है तो गंभीर बात है और साथ ही जाँच की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोप के दौर से ज़्यादा अच्छा है कि जाँच करवा के वस्तुस्थिति जो सामने है, वो सच्चाई सामने आए सभी के। और साथ ही इसके अलावा जो इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसको लेकर तमाम तरह की सियासी सरगर्मियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। उसमें खास तौर से मध्य प्रदेश की चर्चा इस समय लगातार केंद्र बनी हुई है क्योंकि जिस तरह से वहाँ टिकट बँटवारे हुए हैं और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर असंतोष कहीं न कहीं दिखाई दिया और साथ में बीजेपी में ज़्यादा असंतोष दिखाई देता है कांग्रेस की तुलना में, अगर हम तुलनात्मक रूप से दोनों पार्टियों की बात करें। और साथ ही कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में भी कहीं न कहीं एक ऐसा तल्खी वाले कुछ शब्द बाण ऐसे चलते दिखाई दिए। लेकिन बाद में ये चर्चा सामने आई कि कांग्रेस जो बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए और अखिलेश यादव के बीच कहीं न कहीं इस गतिरोध को दूर करने बातचीत हुई है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उसमें क्या आप राजनीतिक जो गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन है उसके दृष्टिकोण से और साथ ही बीजेपी की जो वर्तमान की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर, उसको किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? अगर आप सत्ता से लड़ रहे होते हैं, आपका संघर्ष सत्ता से है, तो लोगों के मन में किसी तरह का अविश्वास नहीं पैदा होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक समूह हो, कोई भी गठबंधन हो,
उसकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी एकता को लेकर के, उसके प्रतिबद्धता को लेकर के, उसके संघर्ष के उद्देश्यों को लेकर के लोगों के मन में कोई अविश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। राजनीतिक दल अगर है तो उसके कार्यकर्ताओं को, उसको नेताओं को, और संगठन कोई है या कोई गठबंधन है, तो उस गठबंधन के सभी सदस्यों को। जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हो रहा है, वह बहुत उचित नहीं है। इसको रोका जा सकता था और इसको इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से बड़े मुद्दे पर लड़ रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में अगर सत्ता रही, तो देश का लोकतंत्र प्रभावित होगा, संविधान खतरे में पड़ेगा, देश का संघीय ढांचा खतरे में पड़ेगा, तो आप बड़ी लड़ाई के लिए आपको बड़ा मन बनाना पड़ेगा। आपको एक दूसरे के लिए स्पेस देना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश में मैं समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि उससे कांग्रेस को बहुत बल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी ही नहीं, किसी भी पार्टी को अगर अपने साथ रखते हैं, तो एक नैरेटिव बनता है, एक जनमानस बनता है कि लोग मिल करके लड़ रहे हैं और सत्ता के खिलाफ है। जो और यह इस तरह की अनुशासन की और शालीनता की उम्मीद अखिलेश जी से भी करनी चाहिए कि अखिलेश जी भी अगर गठबंधन के बारे में कोई बात करते हैं, तो गंभीरता से कोई बात करें। वो एक सामान्य नेता नहीं है और न किसी पार्टी के कोई छोटे पदाधिकारी है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं। प्रदेश के बड़े, उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी गठबंधन को लेकर के, गठबंधन के सहयोगियों को लेकर के एक शालीनता बरतें और हल्की-फुल्की बातों से गठबंधन अगर प्रभावित होगा, तो केवल कांग्रेस थोड़ी प्रभावित होगी। गठबंधन में शामिल सभी लोग प्रभावित होंगे, जिसमें अखिलेश जी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत अंतर हो। दोनों के बीच में मत प्रतिशत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की है, एक राजनीतिक संघर्ष कर रही है वो, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बनाने की का भी प्रयास किया है। राजनीतिक स्तर से, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से। और मध्य प्रदेश में उसका सांगठनिक रूप से एक मजबूत उपस्थिति भी है। पिछले 2018 के चुनाव में लोगों ने उसके पक्ष में जनादेश भी दिया। उस बीजेपी के पक्ष में तो जनादेश दिया नहीं था, बीजेपी को तो खारिज कर दिया था और सीट संख्या भी ज़्यादा थी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास। तो एक मजबूत उपस्थिति है सांगठनिक स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी, समर्थकों के बीच में भी और लोगों के बीच में भी। लेकिन अगर आपके पास सहयोगी हैं और आप वो सहयोगी ऐसे हैं जिनसे एक राजनीतिक वातावरण तैयार करने में मदद मिलती है, तो कांग्रेस को इसका ध्यान रखना चाहिए और अन्य दलों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह गठबंधन के नाम पर अपनी जमीन तलाशने का प्रयास न करें। जो जितनी ताकत उनके पास है, आज ये दौर है कि जो आपके पास ताकत है, उसमें नई ताकत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसी ताकत के साथ जो और ताकतें हैं, मिल करके आगे बढ़ने की कोशिश है ये। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल करके या कांग्रेस इन सभी दलों को अपने साथ लेकर के मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। और अभी भी मुख्य लड़ाई कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस ही वहाँ सत्ता के दावेदार है, लेकिन इस तरह के विवादों से बचना चाहिए। इस तरह के विवादों से मैं नहीं मानता कि इससे यह बात फैल जाएगी कि इंडिया दल समूह खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। ये स्थिति नहीं है और इस तरह के अलगाव को कोई भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। न तो कांग्रेस, न ही समाजवादी पार्टी, न ही इंडिया दल समूह का कोई भी गठबंधन, कोई भी सदस्य, कोई भी राजनीतिक दल। तो लेकिन एक 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 बेहतर वातावरण बनाकर, एक बेहतर राजनीतिक माहौल बना करके लोगों के बीच में उपस्थिति से मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह के सभी सदस्यों को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती, राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत होगी। इस बात का ध्यान सबको को भी रखना चाहिए और गठबंधन में कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई नहीं होता। आप मैंने राजनीतिक बार्गेनिंग का ये मौका थोड़े है कि अभी 2024 में कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी तो, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आना होगा तो इनको वहां जाना होगा। इस कंसिडरेशन के साथ आप गठबंधन नहीं चला सकते।
गठबंधन आप अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार करके अपनी राजनीतिक पूंजी के साथ सभी लोग मिल करके आगे बढ़ते हैं, तो एक बड़ी राजनीतिक पूंजी बनती है। एक दूसरे की पूंजी खींचने से कोई मजबूत नहीं होगा। ये उम्मीद करना बेकार की बात है। ये ज़रूर है कि बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं, तो आपको जनता के बीच में भी एकजुट रहने का संदेश देना होगा, तभी लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अन्यथा आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपको खारिज कर देंगे। तो वह एकजुटता तो इंडिया दल समूह के सभी दलों को देना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, वह डाउन द लाइन उसका संदेश अच्छा नहीं गया। न तो कांग्रेस की ओर से ही, न ही समाजवादी पार्टी की ओर से। दोनों पार्टियां इस विवाद से बचती, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। ज़्यादा। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विवाद को बढ़ाने की जगह उसको समाप्त करने की दिशा में अगर पार्टियां काम करती हैं तो गठबंधन के लिए भी अच्छा एक संदेश जाता है और जो उनका समर्थक वर्ग है उसके लिए भी एक पॉजिटिव साइन होता है ये। और साथ ही बीजेपी की अगर बात करें मध्य प्रदेश को लेकर, अभी हाल एक जो उनके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर डेरा डाले हुए हैं बीजेपी की रणनीतियों को अमल में लाने के लिए। उनके साथ एक वीडियो वायरल होता है कि जिसमें जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता धक्का-मुक्की करते दिखाई देते हैं और उनके सुरक्षाकर्मी तक को भी नहीं छोड़ा गया कार्यकर्ताओं द्वारा, उनसे भी धक्का-मुक्की की। तो ये बीजेपी का संतोष को दिखाता है? नहीं, बीजेपी में असंतोष तो है ही है। असंतोष इस बात का है कि आपने जिन अब आपने न तो आप शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने कर रहे हैं, न तो कोई मुख्यमंत्री पद का नेता बता रहे हैं। हालाँकि अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायकों या मंत्रियों की टिकट काटने में बहुत ही बहुत संयम बरता है, बहुत कम लोगों के टिकट कटे हैं। लेकिन निश्चित रूप से एक एक तरह की नाराज़गी है कि आखिर जो लोग पहले से उस विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। फिर जो गुटबंदी बहुत है, शिवराज सिंह चौहान के समर्थक अलग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अलग हैं, कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक अलग हैं, प्रहलाद पटेल के समर्थक अलग हैं, हर अलग बीडी शर्मा साहब के समर्थक अलग हैं। तो ये तो स्थिति बनी ही बनी है और ये इस वजह से दल बदलुओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने ठीक-ठाक टिकट दे दिया है। तो एक लोग जो गुटबंदी है, वह एक कारण है और ये इसका इसका खामियाजा बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रही है। इसको और अभी तक बीजेपी इसका समाधान करने में विफल रही है। टिकटों का हमारे ख्याल से अधिकांश टिकट घोषित कर दिए गए हैं और कल 2 टिकट शायद बचे हैं क्या? विदिशा और दतिया या कहाँ का है। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे माने जिस बात के लिए जिस खेमेबंदी के लिए कांग्रेस बदनाम रही है, वह उससे आज बीजेपी प्रभावित है। और अब बीजेपी इस खेमेबंदी को नियंत्रित करने में विफल रही है अभी तक। बीजेपी ने सांसदों को चुनाव में उतारा है और सांसदों में को चुनाव में उतारने का कोई नया प्रयोग नहीं है। आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी अपने सांसदों को चुनाव में उतारा था और सब हार गए। चाहे बाबुल सुप्रियो हो और चाहे एक जो हम उनका नाम बोल रहा हूँ मैं जी, पत्रकार जी, बड़े बिल्कुल सही। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राज्यसभा के जी, सांसद जी। रहे हैं। उनको भी तो ये तमाम लोग हार गए। इनसे तृणमूल कांग्रेस के से आए हुए लोगों को भी पार्टी ने बहुत स्थान दिया था। तो सांसदों को उतारने का यह प्रयोग जो है वो नया प्रयोग नहीं है और यह प्रयोग हमेशा सफल नहीं हुआ है। यह केवल यह है कि एक नवीनता मैंने नए उम्मीदवारों को सामने लाने की ये कोशिश है। कितना कारगर होगी? सवाल है कि कोई ऐसा भी नहीं कि प्रहलाद पटेल आज तक कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। 6 बार का चुनाव लड़ते रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, आप उनको भी उतार दिए। प्रश्न ये है ना कि अगर आप नया उम्मीदवार लाते हैं और उस नए उम्मीदवार में चुनाव के प्रति कोई उत्साह नहीं है, तो क्या परिवर्तन ला सकते हैं आप? अगर कैलाश विजयवर्गीय यह कहते पाए जाते हैं कि मैं तो चुनाव के लिए तैयार ही नहीं था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो आप क्या ये और इस मन स्थिति के साथ अगर कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरता है, तो वह किस तरह से चुनाव को प्रभावित करेगा?
वो तो जी, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है उसके ऊपर आधारित होगा वो। समर्थकों की एक नई पौध तैयार करने, नए समर्थकों को पार्टी के साथ जोड़ने या आकर्षित करने की क्षमता तो उसके पास नहीं रहेगी, उत्साह नहीं रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा ये तो बीजेपी के लोग जाने, मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई तेज लड़के हैं या एक युवा लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर आप सामने लाते हैं और अगर बड़े-बड़े पार्टी के नेता अगर यशोधरा राजे सिंधिया ये कहती हैं कि हम चुनाव में नहीं लड़ूँगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसी पत्र में वो कहती हैं कि 4 महीने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। तो क्या बताता है? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा जाता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया चुनाव लड़ने के लिए। ये माने किस बात का संकेत है ये? तो वो एक तो गुटबंदी, जो बदले गए उम्मीदवार, नए उम्मीदवार लाए गए हैं उनमें उत्साह की कमी और अनुशासनहीनता और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इन तमाम पहलुओं के साथ बीजेपी जूझ रही है। कांग्रेस में भी गुटबंदी से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी की तुलना में कम है। अभी 2-3 जगहों पर ये बातें सामने आई हैं, जहाँ पे कि टिकट को लेकर के लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है या उनके नेता पार्टी छोड़ के चले गए। जैसे रीवा में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी, उनके उनके ग्रैंडसन को टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो इस तरह की स्थितियाँ हुई हैं। कुछ और जगहों पे इनके पार्टी के लोगों को टिकट नहीं मिला, वो छोड़ करके वो बीएसपी के उम्मीदवार हो गए हैं। चाहे अन्य आम आदमी की पार्टी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी स्थितियाँ आई हैं, लेकिन वो संख्या कम है। बीजेपी में विद्रोह और नाराज़गी का स्वर अभी ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। जी। बिल्कुल ठीक कहा कि ज़्यादा विद्रोह के स्वर जो और असंतोष के स्वर बीजेपी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की तुलना में। उसी प्रकार हम देखते हैं राजस्थान की अगर बात करें, वहाँ भी लगातार असंतोष की और नाराज़गी की खबरें बीजेपी की कैंप से ज़्यादा आ रही हैं। हालाँकि वसुंधरा राजे को टिकट मिल गया है विधानसभा चुनाव का और साथ ही में जो समर्थक वर्ग है उनमें भी काफ़ी लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन उसके पश्चात भी लगातार ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कहीं न कहीं सामंजस्य का बड़ा अभाव है। क्या वह उनको नुकसान देगा राजस्थान चुनाव में? और वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे संघर्ष में ठहराव भी दिखाई देता है और सामंजस्य भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। तो दोनों परिस्थितियों को आप किस तरह से देखेंगे? मेरी अपनी समझ है कि राज्य विशेष में स्थानीय नेतृत्व के अभाव में कोई भी दल हो, उसको नुकसान होता है। आप केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे सभी राज्यों में आप चुनाव जीत जाएँ या आप प्रभावी तरीके से आप चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लें, ये मुझे लगता है कि ये कठिन काम है। राजस्थान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की तरह से ही राजस्थान में जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना की या आगे नहीं किया किसी व्यक्ति को, वह मुझे ये लगता है कि वह दल विशेष के लिए नुकसानदायक है। और अगर आप नेता न हो, इस तरह की लीडरशिप आपके पास न हो और आप इस तरह का प्रयोग करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मजबूत नेतृत्व है, उनके पास जन समर्थन है, व्यापक लोकप्रियता है, लोग भी उनसे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे नेताओं को आगे न करना यह मेरे समझ के परे है। वसुंधरा राजे एक मजबूत नेता है बीजेपी के राजस्थान में और एक ऐसी नेता है जिनका असर पूरे राजस्थान में है। राजस्थान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे वसुंधरा जी की लोकप्रियता न हो या उनके समर्थक न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको आगे नहीं की और अब तक जितने लोगों को उन्होंने आगे किया 10-11 तो नए चेहरे आ गए जिनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा। माने आप गिनती करते चले जाइए तो महंत बालक दास जी से लेकर के गजेंद्र शेखावत, राजवर्धन सिंह राठौर, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये दिया कुमारी, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, कितने गिनती करते चले जाइए आप। तमाम लोगों के नाम आ गए जो बीजेपी की तरफ से जो तमाम सांसद उतार दिया बीजेपी ने। वो अगर किसी सांसद को आप उतार रहे हैं तो केवल विधायक बनाने के लिए तो नहीं उतार रहे हैं। और अगर आप किसी और को मुख्यमंत्री बनाएँगे और तो वसुंधरा राजे उसमें वो मंत्री तो नहीं बनेंगी। और वसुंधरा राजे केवल विधायक बनने की राजी तो कर नहीं रही हैं, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो। तो ये तमाम तरह के अंतर्द्वंद हैं बीजेपी में राजस्थान में और इसीलिए वहाँ भी जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ लोगों के मन में बगावत नज़र आ रही है
अब ये प्रयोग नहीं समझ में आ रहा कि राजवी साहब है जो भैरव सिंह शेखावत जी के पुत्र हैं, दामाद हैं और 5 बार के विधायक हैं विद्याधर नगर से। उनको चित्तौड़गढ़ से आप टिकट दे दिए। तो ये अगर उन्होंने माँगा है, माँगा तो है नहीं क्योंकि उनकी उनकी तो नाराज़गी साफ-साफ नज़र आई। बिल्कुल। आप सीटों को बदल करके आप क्या फ़ायदा होता है अगर वो सांसद या वहाँ का उम्मीदवार नहीं चाहता है तो? धूमल साहब के साथ भी यही हुआ एट द 11th आवर आपने आप उनको आगे नहीं रखा है आपने हिमाचल में और उसके बाद उनका टिकट भी आपने सीट ही बदल दी। तो इससे पार्टी को नुकसान ही हुआ है अब तक। कभी इस तरह के प्रयोग सफल नहीं हुए हैं। प्रयोग तभी सफल होते हैं जब वह उम्मीदवार कह रहा हो कि हमारी सीट बदल दीजिए। तो चाहने वालों को तो आपने बदला नहीं, नहीं चाहने वालों को आपने बदल दिया। और अगर दिया कुमारी जी को आप चुनाव जो आपके सांसद हैं आप उतारते हैं, तो कम अगर आप ऐसे विधानसभा क्षेत्र में उतारते जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती का क्षेत्र रहा हो और जहां उनके असर से, उनके व्यक्तित्व के कारण, उनकी उम्मीदवारी से बीजेपी को फायदा हो सकता है, वो तो किया नहीं। विद्याधर नगर एक सुरक्षित जगह है बीजेपी के लिए, लगातार 3 बार से आप उस सीट को जीतते चले आए हैं और बीजेपी के खाते में ही रही है वो और वहां से आपने दिया कुमारी जी को उतारा तो मतलब उससे माने एक नई सीट लेने की कोशिश नहीं है। विद्या विद्या कुमारी जी को संसद में विधानसभा में भेजना सुनिश्चित करने की एक कोशिश है। तो क्यों है ये? क्या दिया कुमारी जी वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर पाएँगी एन चुनाव के मौके पर? उस तरह का जन समर्थन वो हासिल कर पाएगी? हो सकता है कि बीजेपी को ये लगता हो, लेकिन राजनीतिक जानकारी से सहमत नहीं होते हैं। तो वसुंधरा राजे जी की निष्क्रियता और उनकी उपेक्षा मुझे लगता है कि यह सत्तारूढ़ दल के में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। क्योंकि वो अगर उनके समर्थक सक्रिय नहीं होते, वो अपने समर्थकों को सक्रिय नहीं करते, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं होता। और इसी तरह से जो बिना किसी का नाम लिए आप तमाम नेताओं को आगे कर रहे हैं, उससे भी एक तरह की अलग गुटबंदी खेमेबंदी बनती है। अभी भी तमाम लोगों को टिकट उनका दिया गया है, लेकिन कम से कम 4-5 लोग अभी ऐसे ही बचे हैं, प्रमुख 4-5 लोग और लोग तो होंगे ही, जो वसुंधरा जी के समर्थक हैं, उनको टिकट अभी तक पार्टी ने दिया नहीं है। आगे क्या होगा वो आगे वाले दिन बताएँगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जी। जी, जी। और कांग्रेस की अगर बात करें राजस्थान के अंदर, उसके लिए के क्या संभावना आप देखते हैं? और जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो काफ़ी लंबे समय संघर्ष भी रहा है और आपस में बहुत कटु आलोचना भी अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट की लगातार करते रहे और उन्होंने उसको कभी छिपाने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन साथ ही इस समय हम देखते हैं कि दोनों कैंप कहीं न कहीं एक सामंजस्य बनाते दिखाई देते हैं। तो उसका क्या प्रभाव कांग्रेस की राजनीति पर आप पड़ता देखते हैं? माइक ऑन कर लीजिए माइक। कांग्रेस ने अपनी एकता को मजबूत किया है और जो उनके नेता अलग-अलग थे, उनको एक मंच पे लाने की कोशिश की है। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों एक भाषा में बोल रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं और अभी तक कहीं एक-दूसरे के खिलाफ वो नज़र नहीं आए। अशोक गहलोत ने भी ये कहा कि जो लोग पिछले सरकार में माने जो वर्तमान सरकार है, उसको उसके खिलाफ विद्रोह करके मनेसर चले गए थे, उन लोगों का भी टिकट काटने के पक्ष में वो नहीं है, उनके समर्थन में खड़े हैं वो। और सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत के समर्थकों का कहीं विरोध नहीं किया है। केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भी दोनों लोगों ने एक भाषा में बात करने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है कि एक साथ है। तो अभी तक दोनों पक्षों में ये दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ये ज़रूर दिखाई ये हुआ कि कुछ लोगों का नाम लेकर के जो केंद्रीय जो हाईकमान है उनकी नाराज़गी सामने आई, इसमें शांति धारीवाल जी हैं, महेश जोशी जी हैं और धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं। इनको लेकर के पार्टी में नाराज़गी आई कि इन लोगों ने पिछली जो विधायक दल की बैठक में के दौरान जिस तरह का विद्रोह किया था या विरोध किया था, उससे हाईकमान ने अपनी नाराज़गी दिखाई है। ये लगता है कि अगर ये एकजुटता के साथ लगे रहेंगे, तो ये कांग्रेस के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस के खेमेबंदी के नाराज़गी से या विद्रोह से आप इनकार नहीं कर सकते। संभव नहीं है कि शत-प्रतिशत सभी लोग शांत हो जाएँ। कहीं न कहीं नाराज़गी तो रहेगी ही, कहीं न कहीं खेमेबंदी तो लोगों के मन में रहेगी ही रहेगी। लेकिन कमोबेश ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने राजस्थान में अपने आप को मजबूती के साथ लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। अब सवाल केवल ये है कि कांग्रेस के नेता जो स्थानीय नेता हैं, वह पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने-अपने समर्थकों को संरक्षण देना चाहते हैं? अगर कांग्रेस हाईकमान कुछ नेताओं को लेकर के आपत्ति कर रहा है,
तो उस आपत्ति को गहलोत साहब बर्दाश्त स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस की ताकत है अशोक गहलोत को नाराज़ नहीं कर सकता हाईकमान और वो स्थिति भी नहीं बनेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हाईकमान, कांग्रेस का हाईकमान और कांग्रेस के दोनों नेता मुख्यमंत्री गहलोत जी और सचिन पायलट जी, इन तीनों के बीच में एक सामंजस्य दिख रहा है। कहीं-कहीं नाराज़गी भी है। अ, वो नाराज़गी स्वाभाविक है। आप राजनीतिक गतिविधियों में यह नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर व्यक्ति, हर चुनाव क्षेत्र, हर नेता संतुष्ट ही रहेगा। कुछ बातें तो आपको बिल्कुल। सुननी ही पड़ेंगी। लेकिन ये है कि उन जो आप विरोध के स्वर या नाराज़गी के स्वर अगर उठ रहे हैं, तो आप कैसे उनको संयमित करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी। बिल्कुल ठीक कहा कि असहमति के स्वर को कैसे आप शांत करते हैं। और साथ ही अगर बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात करें तो 2 राज्य जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो सीधा मुकाबला, उसी के बाद छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दोनों पार्टियों के बीच मध्य सीधा मुकाबला है। लेकिन अगर राजनीतिक सुर्खियाँ बटोरने की बात है तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में उतनी राजनीतिक सुर्खियाँ इस समय दिखाई नहीं दे रही हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर है। तो ऐसे क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति या चुनाव की जो प्रक्रिया है बड़ी शांत सी दिखाई देती है इन दोनों राज्यों की तुलना में? इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, वहाँ कांग्रेस के खिलाफ जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी सतह पर नहीं दिख रही है। अभी कोई इस तरह की बातें चर्चा में आई नहीं। भूपेश बघेल की सरकार ने जो लोकप्रियता हासिल की है, वो दिख रहा है। जो वो अपने गवर्नेंस के आधार पर, अपने नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर लोगों से वोट माँग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के बावजूद उस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बनाने में सफल नहीं हो पाई है। कोई मुद्दा नहीं उठा पाई। वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी ने कोई लीडरशिप आगे नहीं किया है। अपने पुराने नेताओं पे भरोसा किया है और रमन सिंह जी को आगे रखा है। तो अगर आप कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाते हैं विपक्ष में रह करके, तो सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौती प्रस्तुत होती नहीं है। वहाँ अभी इस तरह की भी कोई परंपरा नहीं, इतना पुराना राज्य भी नहीं है, जहाँ पे हर 5 साल पे सरकार बदल दी जाती हो। पहली सरकार वहाँ कांग्रेस की बनी, बाद में बीजेपी की बनी और फिर लगातार 3 चुनाव में लगातार बनती रही। तो वो स्थिति भी नहीं है कि कोई परिवर्तन की स्थिति बनती हो, स्वतः हो जाता हो या इस तरह का माहौल लोगों के बीच में हो। अगर आप अपनी नीतियाँ, कार्यक्रम ठीक-ठाक कराते हैं, तो लोग, मुझे लगता है कि आपके साथ होते हैं। और चूँकि एक स्थानीय नेतृत्व नहीं है वहाँ बीजेपी का, बीजेपी पिछले 5 सालों में जो सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस का वहाँ छत्तीसगढ़ में, उसके खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल भी नहीं खड़ा कर पाई, कोई बहुत मुद्दे भी नहीं खड़े कर पाई। इसलिए मुझे लगता है कि उसका लाभ भूपेश बघेल को मिल रहा है। और भूपेश बघेल की सरकार ने भी अपने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करने की कोशिश की है, उनको लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है, खासकर से आदिवासियों को और किसानों को। तो कोई अभी इस तरह का ये नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, सत्ता पर नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई खतरा हो बघेल सरकार के खिलाफ। चुनाव तो चुनाव है, कौन जीतेगा, हारेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये स्थिति अभी लोगों से बात करने पर या विभिन्न सर्वेक्षणों में ये बात सामने नहीं आ रही है कि किसी तरह की कोई बड़ी चुनौती बघेल सरकार के खिलाफ राजस्थान में है। कांग्रेस मजबूती के साथ अब चुनाव में है, अपने जन समर्थन को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भी वहाँ सभाएँ हो चुकी हैं, टिकट भी उनका लगभग वहाँ पूरा वो बाँट चुके हैं और टिकट के बँटवारे में भी उन्होंने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, जिस तरीके से बात कही जाती है। तो उधर बीजेपी का देखिए, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक स्थानीय स्तर, माने राज्य के स्तर पे एक लीडरशिप होनी चाहिए, जो पार्टी का चेहरा हो, पार्टी की आवाज़ हो। इसकी कमी के कारण आप वो राजनीतिक लाभ ले नहीं पाते जो आपको मिलना चाहिए। और बीजेपी का ये नकारात्मक पक्ष है कि वो छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय स्तर पे कोई बहुत मजबूत लीडरशिप पनपा नहीं पाई है। जी। जी, बीजेपी के साथ दिक्कत ये आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो उनके रमन सिंह थे, जो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तरह से उन्हें प्राथमिकता नहीं मिली और साथ ही जो लोकल लीडरशिप थी, जैसे आपने कहा कि उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, तो नुकसान कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को होता दिखता है। इसका तेलंगाना और मिज़ोरम की हम बात करें, तेलंगाना में जिस तरह से राहुल गांधी की सभाएँ हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर जन समर्थन मिलता दिखाई देता है। मतलब ऐसा एक जन सैलाब सड़कों पर राहुल गांधी के समर्थन में पिछले दिनों दिखाई दिया जब उन्होंने वहाँ पे रैली की। तो और राहुल गांधी का जो विश्वास भी उस उन रैलियों के पश्चात ऐसा दिखाई देता है कि वह निश्चिंत है कि तेलंगाना में हम इस बार कांग्रेस की सरकार वहाँ बन सकती है। राहुल गांधी का आत्मविश्वास क्या दर्शाता है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही
राहुल गांधी ने तेलंगाना में करीब 12-14 दिन समय बिताया था या 18 दिन साल लगाया था वहाँ, और वहाँ पे उन्होंने सभाएँ भी की थी। उन सभाओं में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने शिरकत किया था और राहुल गांधी ने केसीआर साहब की सरकार के ऊपर गंभीर हमले किए थे। भ्रष्टाचार को उन्होंने मुद्दा बनाया था और ये भी आरोप लगाया था कि उस समय की बीआरएस, आज की टीआरएस का भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है। दोनों एक दूसरे के के पोषक और समर्थक हैं। एक राजनीतिक लड़ाई शुरू कर दी थी राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। गोया कि एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया कांग्रेस ने, तो मुद्दों के साथ। सबसे बड़ा मुद्दा उसने कांग्रेस ने बनाया भ्रष्टाचार का, जो केसीआर सरकार के ऊपर तेलंगाना में लगातार लग रहा है। दूसरा मुद्दा उन्होंने बनाया बेरोजगारी का। तीसरा मुद्दा उन्होंने बनाया कि जो तेलंगाना आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे, जिनका बलिदान हुआ था, जिन्होंने त्याग किया था, उनकी उपेक्षा करने का, और महंगाई के प्रति सरकार का लचर रवैये का। किसानों की भी अनदेखी करने का आरोप लगाए थे और इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में गई। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लगातार बीजेपी कांग्रेस केसीआर सरकार के खिलाफ संघर्षरत रही और एक राजनीतिक लड़ाई लड़ती रही और यह स्थापित करने की कोशिश की कि केसीआर साहब और बीजेपी के बीच में साठगांठ है। इस बात से भी बल मिला कि केसीआर साहब की पुत्री जो है कविता जी, उनके खिलाफ जो शराब कांड के मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी कोई गंभीर कार्रवाई होती हुई दिखी नहीं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन उस लोगों को कोई प्रभावी कार्रवाई होते हुए दिखी नहीं। बीच में प्रधानमंत्री जी जब वहाँ गए थे, तो उन्होंने भी ये जो सार्वजनिक रूप से इस बात को कह दिया कि केसीआर एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, जिसको उन्होंने मना कर दिया। तो यह जो निकटता का आरोप बीजेपी केसीआर के खिलाफ कांग्रेस लगा रही थी, इसकी पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ी। ये तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने तेलंगाना में एक राजनीतिक माहौल तैयार किया और टीआरएस सरकार के खिलाफ मजबूती से वो लड़ रही है। उसने अपना संगठन भी बनाया और संगठन बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की। इस लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। तो आज वहाँ संघर्ष जो है वो टीआरएस के बीच में है और बीआरएस के बीच में है और कांग्रेस के बीच में है। शुरुआती सर्वेक्षणों में कहा जा रहा था कि बीआरएस सत्ता में लौट रही है, लेकिन आज के सर्वेक्षणों में, कई सर्वेक्षणों में बताया जाता है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी वहां सरकार में आ सकती है और कांग्रेस मजबूती के साथ उस अपनी राजनीतिक लड़ाई को लड़ भी रही है वो। और जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस के सभाओं में लोग शामिल हो रहे हैं, ये बता रहा है कि कांग्रेस वहां बहुत मजबूती के साथ राजनीतिक रूप से मजबूत है। चुनाव कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने अपने पक्ष में एक निर्णायक राजनीतिक माहौल बनाने में सफल रही है मुद्दों के आधार पर। जी। बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीतिक माहौल बदलने में कांग्रेस कामयाब होती दिखाई दे तेलंगाना के, और सही वहीं देखें मिजोरम शायद छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ की जो राजनीति है, जो वहाँ के विधानसभा चुनाव है, वह भी पूर्वोत्तर की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करेंगे। और राहुल गांधी का जिस तरह से वहाँ पे लोगों से कनेक्ट रहा है, संवाद उन्होंने राहुल गांधी ने वहाँ स्थापित किया है, उससे भी राहुल गांधी को ये लगातार उनके वक्तव्यों से भी स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बड़े आत्मविश्वास के साथ विधानसभा चुनाव मिजोरम में लड़ रही है। और इसको आप किस तरह से देखते हैं? मणिपुर की घटनाओं का असर मिजोरम के चुनाव में है। मिजोरम के चुनाव में शरणार्थियों का मुद्दा, यानी कि जो मणिपुर से जो शरणार्थी कुकी समुदाय के लोग शरणार्थी के रूप में मिजोरम गए हुए हैं, एक गंभीर मुद्दा है वो। यह शरणार्थी होने की नौबत क्यों आई, इसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पे सवाल पैदा किया है। जो मिजो नेशनल फ्रंट है वो अभी बीजेपी के खिलाफ चल रही है। बीजेपी केवल 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी उसके उम्मीदवार भी उसको नहीं मिल पाए चुनाव लड़ने के लिए। तो इस ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने मजबूती के साथ अपने आप को मणिपुर की समस्याओं के साथ जोड़ करके राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत किया है। मिजो नेशनल फ्रंट के ऊपर वो आरोप लगातार लगाती रही है और ये तथ्य भी है कि वो एनडीए की सहयोगी है, एनडीए में वो शामिल है और एनडीए का समर्थन करती रही है। तो एनडीए के साथ जो उसकी नजदीकी का सवाल उठाया है,
फ्रंट सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाया है और कुकियों के साथ होने वाले एक संवेदनहीन कार्रवाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर और मणिपुर सरकार के ऊपर हमले किए हैं। राहुल गांधी की मणिपुर की यात्रा और बाद जब संघर्ष चल रहा था वहाँ कुकी और मैतियों के बीच में और लगातार उनका लोगों के बीच में मौजूद रहना और मिजोरम में भी एक मजबूती के साथ अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ना, उसने कांग्रेस को मुख्य धारा में ला दिया। कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने का प्रयास कर रही है। तो जो दो स्थानीय दल हैं और मिजो नेशनल फ्रंट और एक और दल है वहाँ, नाम भूल रहा जी, जी, हूँ, 2 वो प्रादेशिक दल और हैं वहाँ पे। जी, 2 प्रादेशिक दल हैं आपस में वहाँ पर। 2 प्रादेशिक दल जो हैं वहाँ के, जी, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट प्रमुख दल है और बीजेपी और कांग्रेस। देखिए बीजेपी की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक बीजेपी के नेताओं ने मिजोरम का दौरा तक नहीं किया। अब विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में वो मिजोरम का नाम भी नहीं लेते। मणिपुर तो गए ही नहीं थे। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ सत्ता के दावेदार है और मिजो नेशनल फ्रंट के साथ उसका संघर्ष है। मिजो नेशनल फ्रंट ने क्षेत्रीयता को भी बल दिया है। एक बड़ा मुद्दा उसने वो खड़ा किया है कि एक पहचान मिजो के साथ होनी चाहिए और मिजो अस्मिता को का भी एक नारा दिया है। कितना उसको लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन राजनैतिक रूप से बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक राजनीतिक माहौल बनाने में कामयाब रही है। मणिपुर की घटनाओं को लेकर के बीजेपी पे हमलावर रही है। मणिपुर के समस्याओं में एक प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाती रही है कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी ने इन आरोपों का बहुत प्रभावी तरीके से जवाब दिया नहीं है। तो एक जो ध्रुवीकरण की कोशिश की गई थी, उस ध्रुवीकरण का क्या लाभ कितना मिल पाएगा, मैं कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन जिस तरीके से मिजोरम में सभी सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर पा रही है बीजेपी, यह एक उसकी राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। और अभी भी जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, वह चुनाव प्रचार तक के लिए भी वहाँ नहीं गया। इस मेरा अपना ये मानना है कि क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के बीच ही वहाँ सत्ता की लड़ाई है। सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस या नहीं कर पाएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी इस चुनाव में मजबूत राजनीतिक मौजूदगी है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि वहाँ की जो प्रादेशिक पार्टियाँ और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं और जैसे कि इस समय पूरी दुनिया भर में इज़राइल और फिलिस्तीन का मुद्दा छाया हुआ है। और जिस तरह से उनके दोनों के बीच युद्ध की जो स्थिति है लगातार बढ़ती जा रही है और उसमें दर्द विदारक घटनाएँ सामने आ रही हैं, अस्पताल पर हमला होता है, उसने तो पूरी दुनिया को अंदर तक हिला के रख दिया है। तो उसमें दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई देती है और भारत भी इससे छूता नहीं है, क्योंकि भारत की भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उसमें भारत की भी जो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, हमास ने जो इज़राइल के साथ किया, उसके साथ उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, उसकी निंदा की जानी चाहिए। कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। आम शहरी के ऊपर इस तरह के हमले स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन उस घटना के बाद इज़राइल जो कर रहा है, उसके साथ भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। और इज़राइल ज़्यादा ज़िम्मेदार माना जाएगा क्योंकि हमास तो एक आतंकवादी संगठन है। दुनिया के तमाम देश कहते हैं, भारत उसको नहीं कहता, लेकिन दुनिया के तमाम देश उसको आतंकवादी संगठन कहते हैं। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। निर्दयता का जवाब निर्दयता नहीं हो सकती है। कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ कर सकते हैं आप। एक एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, एक स्टेट होने के नाते इज़राइल से ज़्यादा अपेक्षा की जाती है। इज़राइल के द्वारा जो गाज़ा पट्टी में जो गतिविधियाँ की गईं और जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, वो भी उचित नहीं है। आप आज आज प्रौद्योगिकी के दौर में आप उन लोगों की पहचान कर सकते हैं, उन ठिकानों की पहचान कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग छिपे हुए हैं। लेकिन निर्दोष लोगों पर, बच्चों पर की हत्या, अस्पतालों पे हमले, धार्मिक संस्थाओं पे हमले, ये उचित नहीं है। इसको इसके या ये भी या इसके लिए इज़राइल का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जिन लोगों ने इज़राइल के ऊपर हमले किए, उनकी तलाश होनी चाहिए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बदले में निर्दोष लोगों की हत्या गाज़ा पट्टी में हो जाए, वहाँ बिजली पानी की आपूर्ति काट दी जाए, दवाइयाँ ना मिल पावें, लोग अस्पताल में बच्चे छोटे छोटे बच्चे तड़पड़ाते रहें और लोग देखते रहें, ये बहुत अमानवीय काम है।
और निश्चित रूप से यह ऐसा नहीं है कि हमास खत्म हो जाएगा। हमास आज तक नहीं खत्म हुआ तो कैसे खत्म हो जाएगा? और हमास को बढ़ाने में क्या ये तथ्य नहीं है कि इज़राइल कब की भूमिका रही है? यासिर अराफात को कमज़ोर करने, उनके लोकप्रियता को कम करने, फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइज़ेशन में उनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या हमास को प्रोत्साहित नहीं किया लोग इज़राइल के लोगों ने? ये संगठन तो इन्हीं लोगों ने पैदा किया। और अगर आप जब एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा था, तब तो इज़राइल ने और इज़राइल के समर्थकों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और लगातार इज़राइल फ़िलिस्तीन के इलाकों में घुसता चला जा रहा है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसकी निंदा नहीं होती है। भई ये क्या दुनिया इस आधार पर चलेगी जिसके पास ताकत हो जो चाहे सो कर ले? तो फिर नियम कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ किस बात के लिए? ताकतवर आदमी के पास ही सब कुछ रहेगा तो फिर सभ्यता संस्कृति किस बात के लिए? ये निश्चित रूप से जो कुछ भी इज़राइल और हमास के बीच में हो रहा है, ये ठीक नहीं है। और अगर ये तनाव बढ़ता गया, तो निश्चित रूप से इससे इसके प्रभाव में ढेर सारे म देश आएँगे और पूरे के पूरे उस इलाके में अशांति फैलेगी। मानवता की हत्या होगी। बच्चे अनाथ होंगे, महिलाएँ विधवा होंगी। या और यह कहीं से भी उचित नहीं है। 21वीं शताब्दी में इस तरह की हिंसा और इस तरह का नरसंहार ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। और ये सुखद बात है कि दुनिया के तमाम देशों में, यहाँ तक कि यहूदी ही इज़राइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि जो जिस तरह की कार्रवाई गाज़ा पट्टी में हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए। लोग खड़े होकर रहे हैं कि आप मेरे नाम पर अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसको मत कीजिए आप। इज़राइल में भी इस तरह का तेल अवीव में लोग खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की संवेदनाएँ बची हुई हैं, यह उत्साह बढ़ाता है। और निश्चित रूप से पूरी पूरी दुनिया के सभी समझदार और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोगों को इस तरह की घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों को हिंसा के खिलाफ तो खड़ा होना चाहिए और इज़राइल में भी इस तरह के प्रदर्शन हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वे हिंसा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिंसा को रोकें। और साथ ही अमेरिका के अंदर में देखते हैं, जो अमेरिका इस जिला का समर्थन कर रहा है, वहाँ भी वहाँ के लोगों ने भी प्रदर्शन किए हैं, बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने हिंसा का इसके विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही एक अंतिम एक प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल उसके एक एंकर की वीडियो वायरल हो रही है इस समय, जो यहूदी यदुवंश को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये एक कहाँ ले जा रही हैं समाज को, या क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, अपनी खुद की विश्वसनीयता कितने खतरे खतरे में डाल रहे हैं। गंभीर मसलों पर गंभीरतापूर्वक बात होनी चाहिए, तभी आपकी बात सुनी जाती है। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस तरह की घटनाएँ मानव जाति के ऊपर समस्या पैदा करती हैं। इसको जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के नाम पर आप बाँट के बात नहीं करनी चाहिए। आप फिलिस्तीनियों को भी जीने का हक है। इज़राइल को तो जगह ही मिल गई। ये इतिहास का साक्षी नहीं है कि जो लोग आज इज़राइल के समर्थन कर रहे हैं, वो जब नाज़ियों ने इनके खिलाफ हमला किया था, क्यों नहीं अपने यहाँ जगह दे दिए थे? फिलिस्तीन में ही तो जगह मिली थी। पूरी दुनिया के पैमाने पर आके वहाँ जगह मिली, एक देश बनाया गया। तो अगर एक जिस जिस तरीके से वो देश बना, उस तरीके से एक शांतिपूर्ण उसका समाधान होना चाहिए। और इस तरह के बयानबाज़ी से बचना चाहिए लोगों को। गंभीर विषयों को गंभीरता के साथ अपनी बात कहिए। आप लगे कि आप उस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील हैं, नहीं तो केवल आप अपना उपहास उड़ाते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, गंभीरता बहुत आवश्यक है हर ऐसे मुद्दों को लेकर, खास तौर से इसमें कोई भी ऐसा कोई हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे गलत मैसेज समाज के अंदर जाए या लोगों में एक द्वेभाव बढ़े, द्वेष बढ़े, घृणा बढ़े। और इन सब बातों से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह से सिलसिलेवार आपने हर राज्य का राजनीतिक विश्लेषण किया है कि किस पार्टी की क्या संभावना है, किस पार्टी में अंतर्विरोध ज़्यादा हैं या नहीं है, तो पूरा जो विश्लेषण आपने किया है बड़ा सारगर्भित तरीके से, मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और पूरी राजनीतिक स्थिति का पूरा विश्लेषण आपने किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद निर्णय चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे संवाद निर्णय के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।